पहला लफ्ज जो अब्दुल्ला ने बोला वो इसका लफ्ज था नाना। आपको याद है कि जब आपने नाना बोला? मुझे तो नहीं याद, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे नहीं इतना अच्छा याद, लेकिन मुझे बाद में जाके पता चला कि मेरा जो पहला लफ्ज है वो नाना है, लेकिन नाना के फौरन बाद ही मैंने मम्मा प्रोनाउंस कर दिया था। मैं अब्दुल्ला के हर लफ्ज पर रोया करती थी खुशी से, मेरे आंसू थमते ही नहीं थे वो लफ्ज सुनने के बाद। मैं फिर बार बार कहती थी अब्दुल्ला क्या बोले, अब्दुल्ला फिर से बोलो मामा। तो मुझे सबसे बड़ा डर ये होता है कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई डिवाइस खींच के ना भाग जाए। लोगों को लगता है शायद ये कोई नया ब्लूटूथ आ गया है मार्केट में, लोगों को क्या पता कि ये मेरी बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, लोगों के लिए ये ज़ीरो है। क्या आपने कभी सुना है पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में कि एक बच्चा पैदाइशी तौर पर गूंगा बहरा हो, बोल ना सकता हो, सुन ना सकता हो, और वो अल्लाह की कुदरत से, कुदरत का करिश्मा ऐसा हो कि वो बच्चा बोलना शुरू हो जाए? तो ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है और पेरेंट्स के लिए इससे खुशी की बड़ी बात ही कोई नहीं। तो मेरे साथ जो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, मिसेस काशिफ बैठी हुई हैं, ये फैमिली ऐसी है कि जो मेरे दाएं बाएं दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, ये कुदरती तौर पे बोलना नहीं जानते थे, बोलते नहीं थे, सुनते नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बोलना भी शुरू हो गए और सुनना भी शुरू हो गए। ये स्कूल जाते हैं, ये दोस्तों से बातें करते हैं, ये फैमिली के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसे कुदरत का करिश्मा हुआ? पहले इन बच्चों से बोल के देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई जो मैंने सुना था वैसे ही है या बात मुख्तलिफ है। फिर इनकी मदर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये आवाज़ आपकी है या कोई रिकॉर्ड करके तो नहीं लगाई हुई? रिकॉर्ड करके मेरी अपनी नेचुरल आवाज़ है। अच्छा, ऐसे ही है। कहीं जेब में तो नहीं कोई चीज़ डाली हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा इसकी जेब में भी कोई ऐसा आला नहीं है और ये खुद से ही बोल रहा है, और जाहिर है सुना है तो बोला है। अब मैं इस प्यारी सी बच्ची से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैं, आप भी बोलती हैं? जी तो पहले आपको बोलना नहीं आता था? नहीं, ये नहीं सुनती भी नहीं थी? पहले सुनती थी लेकिन सुनती भी थी, लेकिन पहले नहीं सुनती थी। अच्छा, पहले सुनती नहीं थी, बोलती भी नहीं, तो और अब आप बोलना भी हो गई शुरू और सुनना भी शुरू हो गई। जी अच्छा, अब हम इनकी मदर से बात करेंगे, इनकी तरफ दोबारा आते हैं। मिसेस काशिफ, बताइएगा कि ये अल्लाह ने करम किया आपके ऊपर, बड़ी खुशी की बात है, ये करिश्मा कैसे हुआ? और पहले ये बताएं कि ये पैदाइशी तौर पर वाकई नहीं सुनते थे, नहीं बोलते थे? अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे ये पहले सुनते नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली पता नहीं था कि ये नहीं सुनते, लेकिन जब बाय द टाइम मुझे पता चला कि ये नहीं सुनते तो उस वक्त तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग सी पोजीशन थी और आई डिडंट नो दैट कि ये कभी सुन पाएंगे भी या नहीं। क्योंकि देखें, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की कि बच्चा कभी, हमने सुना ही नहीं था कि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो कभी बोल भी सकता है या नहीं। ऑल दो सारी रिसर्च करने के बाद पता चला कि जी एक सर्जरी है जो एग्जिस्ट करती है, उस सर्जरी करवाने के बाद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुनने भी लग जाते हैं और बोलने भी लग जाते हैं। जब ये बोलते नहीं थे, सुनते नहीं थे, आपको पता चला तो क्या फीलिंग थी और क्या दिल पे गुजरती थी कि अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चे बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं सारी ज़िंदगी, तो लाइफ कैसे गुजरेगी? क्या फीलिंग थी आपकी? नज़र भाई, बहुत ही मुश्किल वक्त था वो, ये चीज़ को सोचना कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है। और देखें, एक हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, तो मेरे लिए तो क़यामत थी, रोज़ाना ही ये क़यामत थी। मुझे तब भी नहीं पता था कि अगर मैं सर्जरी करवा भी लूँगी तो ये सुनेगा या नहीं सुनेगा। देखे ना, उस वक्त तो कुछ चीज़ें, कोई पिक्चर क्लियर ही नहीं थी। अच्छा, जब जाहिर है ये पता चला, जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो फिर दाएं बाएं महल्लेदारों को, रिश्तेदारों को पता चलता है, फिर अपने अपने मशवरे शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ जगह पर जाएं, पहाड़ों में एक पानी है वो पिएं, फ़लाँ हकीम के पास जाएं, ये फक्की खाएं। हर बंदा अपना अपना टोटका बताना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसे टोटके लोगों ने आपको बताए और उन टोटकों पे अमल भी किया? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसा टोटके तो नहीं थे इस तरह, लेकिन ये था कि लोगों ने कहा कि मतलब रोज़े रखें, इस तरह की मन्नत के रोज़े रखें, या फिर बच्चे के कान में एक तेल है हम आपको बना के देते हैं वो डाल दें, उससे ठीक हो जाएगा बच्चा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे अपने अल्लाह पे बहुत इत्तेकाद था। अच्छा, एक सवाल करूंगा कि जब ये बच्चे बोलते सुनते नहीं थे तो ज़ाहिर है आपका एक सिस्टम तो इनके साथ था, खाना पीना, इनकी फरमाइशें और सारी चीज़ें जैसे बच्चे करते हैं। क्या आपको पता चल जाता था कि ये पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, और खाने में क्या वैरायटी मांग रहा है? अगर ये पिज़्ज़ा मांग रहा है, अगर ये बर्गर मांग रहा है, कुल्फ़ी खाना चाह रहा है, आइसक्रीम, तो किस तरह से आपको पता चलता था? उसमें क्या था? भाई देखिए, बात ये कि माँ जो उनसे है ना, माँ का कोई नेमल बदर नहीं है। माँ अपने बच्चा रो भी रहा होता है तो माँ को समझ आता थी कि बच्चा क्या चाह रहा है। तो ऑब्वियसली अब्दुल्ला बड़ा था, अब्दुल्ला का सर्जरी भी 2.5 साल में हुई,
2.5 साल ज़िंदगी का जो था उसने वो बिना सुने गुजारा और ज़ाहिरी बात है बिना बोले भी गुजारा। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला की सारी नीड्स की मुझे समझ आ जाती थी कि वो क्या मांग रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं मेरे लिए भी मुश्किल होती थी क्योंकि मुझे बस यही होता था कि पता नहीं ये मुझे क्या समझता है कि मैं इसकी कौन हूँ। कि आप उस आवाज़ सुनने की भी आपको ख्वाहिश थी, बेचैनी थी कि ये अपनी ज़ुबान से मामा बोले? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे यही था कि पता नहीं कभी मुझे मामा कहेगा, कभी इसको पता चलेगा कि मैं मामा ही हूँ इसकी। फर्स्ट टाइम जब इस बच्चे ने आपको क्या कहा, मतलब मामा कहा, क्या लफ्ज़ पहला था? पहला लफ्ज़ जो अब्दुल्ला, जो आपके कानों में इस बच्चे का, अब्दुल्ला का पहला लफ्ज़ क्या था जो आपके कानों? वो इसका लफ्ज़ था नाना। अच्छा, नाना आपने पहला बोला। तो नाना, आपको याद है कि जब आपने नाना बोला तो नाना क्या मामा बोलना चाह रहे थे या नाना क्यों बोला? मुझे तो नहीं याद, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे नहीं इतना अच्छा याद, लेकिन मुझे बाद में जाके पता चला कि मेरा जो पहला लफ्ज़ है वो नाना है, लेकिन नाना के फ़ौरन बाद ही मैंने मामा प्रोनाउंस कर दिया था। अच्छा, नाना के बाद फिर हाँ जी, अगला लफ्ज़ मामा था। अगला लफ्ज़ मामा था। तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, उस वक्त एक सुकून हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अब्दुल्ला को पता है कि मैं उसकी मामा हूँ। और देखिए सीधी सी बात है, आपका बच्चा जब जैसे जैसे अब्दुल्ला ने लफ्ज़ बोलने शुरू किए वो मेरे लिए रोज़ाना ही एक बाइस फ़ख्र भी था, खुशी भी थी। और आप यकीन करेंगे मैं अब्दुल्ला के हर लफ्ज़ पर रोया करती थी खुशी से। मेरे आंसू थमते नहीं थे वो लफ्ज़ सुनने के बाद। मैं फिर बार बार कहती थी अब्दुल्ला क्या बोले, अब्दुल्ला फिर से बोलो मामा, फिर से बोलो मामा। वो मामा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। अच्छा, सर्जरी के बारे में पूछूंगा अब कि सर्जरी जो हुई, क्या कोई कट लगा या कान के अंदर कोई डिवाइस ही सिर्फ लगी? सर्जरी का जो प्रोसेस था मुख्तसर बताएं कि क्या कोई कट लगा, कोई अंदर चीज़ भी लगाई गई है इनकी बॉडी के अंदर, या किस तरह से हुआ? सर्जरी का ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस था कि 2-2.5 घंटे की सर्जरी थी। उसके अंदर बच्चे के अंदर दिमाग वाली जगह पे उन्होंने हल्का सा ड्रिल करने के बाद अंदर वाली डिवाइस फिट की। उसके बाद वो स्टिचेस लगे, वो 1 महीने में जाके हील हुए। महीने के बाद उसकी आउटर डिवाइस लगी जो लगी हुई है इनके कानों पे, और फिर वो उसका स्विच ऑन हुआ। उसके बाद फिर जो मरहला आया वो था स्पीच थेरेपी का। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, उसकी स्पीच डिले है, तो उसका अगला काम है स्पीच थेरेपी। हमारे बच्चे जो कॉकलियर इम्प्लांट चाइल्ड हैं वो एक नॉर्मल आवाज़ सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ये आवाज़ें हैं, इनका क्या मतलब है, उसके लिए आपको स्पीच थेरेपी रिक्वायर्ड है। और वो थेरेपी कम से कम 1.5 साल ज़रूरी है। अच्छा, वो प्रोसेस हुआ, डिवाइस अंदर लगी और एक डिवाइस बाहर लगी, और उसके बाद आपका प्रोसेस है कि आपने स्पीच थेरेपी करवानी है या ख़ुद से आपको बता देंगे डॉक्टर? देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया था कि अब स्पीच थेरेपी अगला प्रोसेस है। बेसिकली जब मैंने अब्दुल्ला का देखा था कि अब इम्प्लांट होना है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था इम्प्लांट का फ़ैसला लेने में। मेजर सर्जरी थी, मैं डरती थी कि अल्लाह ना करे कुछ हो ही ना जाए। तो मैं, लेकिन मीनवाइल जब मैं वो सर्जरी के प्रोसेस के बारे में सोच रही थी, मैंने स्पीच थेरेपी पे वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज करने शुरू कर दिए थे, सीखना खुद से, बच्चों की खातिर खुद से सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि मैंने वैसे आपकी एजुकेशन वो नहीं है? नहीं, मेरी वो एजुकेशन या कोई स्पेशलिटी नहीं थी स्पीच, लेकिन आपने बच्चों की खातिर मैंने स्पीच थेरेपी के कोर्सेज किए, जो ऑनलाइन भी किए, यूएस के कोर्सेज थे वो किए, उसके अलावा फिजिकली पाकिस्तान में क्लासेस थी वो ली, सिर्फ बच्चों की खातिर कि मेरे बच्चों को स्पीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। माशरे के अंदर इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे इस तरह से हैं, वो क्या करें? क्या वो एक उम्मीद पे बैठे रहें या कहीं से स्टाल ले रहे हैं? कहाँ से स्टाल लें कि वो भी इन बच्चों की तरह बोलना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें? भाई देखें, अगर आपको डायग्नोज हो जाता है, अर्ली डायग्नोजेशन आपको 2-3 महीने की उम्र में हो जाती है कि आप देखें ना, अगर आपने कोई चीज़ खड़काई और बच्चा आइज ब्लिंक नहीं कर रहा, तो दिस इज़ अ बिग सिंबल कि वो नहीं सुन रहा। अगर आपने कोई चीज़ फेंकी और बच्चा सोया हुआ नहीं उठ रहा, तो अपने बच्चे को पैदा होते साथ ही 2-3 महीने की एज में जज कर लें कि उसको सुनाई दे रहा है। अगर इन केस खुदा ना खास्ता उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपकी पहली अप्रोच ऑडियोलॉजिस्ट होने चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली ईएनटी पे नहीं, क्योंकि ईएनटी जो हैं वो आपके इंटरनल लेते हैं, लेकिन जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो ही माहिरीन है इस काम के। आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पे एक उनका टेस्ट होता है, उसको बेरा टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट करवाएं। अगर तो वो उसमें माशाल्लाह बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं करते, अब देखें डिपेंड करता है लॉस के ऊपर कि बच्चों का लॉस कितना है। कुछ बच्चों का लॉस माइल्ड टू मॉडरेट होता है, जिनको कवर किया जा सकता है हेयरिंग एड के साथ। आपने देखा होगा लोगों ने हेयरिंग एड लगाया होता है। हेयरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं।
बिल्कुल। हेयरिंग एड ये है कि आपने बस आउटर डिवाइस पहननी है, आपके अंदर कुछ नहीं है। आपने जब उतार दी बस ठीक है, बात खत्म होगी। और अंदर ऐसे ही देखने। जी हेयरिंग एड ही ज़्यादातर पॉपुलर है, कॉकलियर बहुत कम लोग करवाते हैं। अच्छा बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ प्री-9th में। अच्छा, तो स्कूल के अंदर शरारतें भी करते होगे, खेलते भी हो, क्या पसंद है, पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे बहुत हर्डल्स फेल करने पड़ते हैं। स्कूल में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम्हें ये डिवाइस लगाई हुई है, लेकिन मैं मतलब मेरी मदर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर डाला है, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं मतलब अब फील करते ही नहीं। कोई बात कर रहा है, किसी को ग्लासेस लगी हुई हैं, कोई मोटा है, कोई छोटा है, जैसा भी है। तुमने मोटा कहा है तो मैंने अपनी तरफ देखना शुरू हो गया। लोगों ये तो नहीं मोटा कहा। नहीं, लोगों ने तो बातें करनी है, दुनिया का तो काम है बातें करना, लेकिन मैं सब्र भी करता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ चलो बोल रहे हैं बोलने दो। और मैं हर्डल ये फील करता हूँ, एक बहुत मेजर हर्डल फिर मैं ये फील करता हूँ कि जब मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने, तो मुझे सबसे बड़ा डर ये होता है कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई डिवाइस खींच के ना भाग जाए। मतलब होता है ना मस्जिद में कोई शरारती कर दे, या लोगों को लगता है शायद ये कोई नया ब्लूटूथ आ गया है मार्केट में, लोगों को क्या पता कि ये मेरी बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, लोगों के लिए ये ज़ीरो है और मेरे लिए ये तो एक कमाल चीज़ है। तो मैं अब ये कोशिश करता हूँ कि मैं मस्जिद में पढ़ूँ तो 4 या 5वीं सफ़ में पढ़ूँ, जहाँ सारे मौलवी मतलब जो बड़े लोग होते हैं वहाँ पढ़ूँ, वहाँ पे इस तरह की शरारतें नहीं होती। और स्कूल में भी मेरा ज़्यादा ध्यान जो होता है ना मेरी लेफ़्ट साइड पर होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से अगर कोई गुजर रहा है तो मेरा ध्यान यही होता है कि यार कोई खुदा ना आस्ता मेरी वो खींच के ना भाग जाए, मेरी डिवाइस ये वाली है। तो बस ये सारा मुझे हर्डल्स फील करने पड़ते हैं। और मैं प्री-9th में हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरी टीचर्स के साथ और दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो आपको क्या पसंद है? जैसे आपके भाई ने कहा, स्कूल के अंदर कोई परेशानी होती है, कोई डर होता है कि बच्चे ये डिवाइस खींचे ना, या कुछ ऐसी बात सुनना पड़ती है क्या आपको कभी? नहीं, मुझे इसना कोई ऐसा मसला नहीं, बस एक कुछ बच्चे कुछ ऐसे पूछ। लड़कियां वैसे ही ज़्यादा शरीफ, शरीफ से मुराद है कि वो लड़के ज़्यादा शरारती होते हैं ना, तो लड़कियां ज़्यादा शरारती नहीं होती, ये बात भी है शायद। लड़के जो हैं इतने भी शरारते नहीं होते, लड़कियों के साथ इतनी बातें नहीं करते। और दूसरी बात ये कि लड़कियां वैसे मेरी क्लास लड़के इसने बाहर की लड़के पूछते हैं कभी कभी कि आपके ईयर में क्या लगा हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं लगा, मैं बस ऐसे ही कह देती हूँ, वरना पूरी स्टोरी बताने पड़ता है। अच्छा चलें जी, बच्चों के साथ भी बात की, बच्चे नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। मिसिस काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप खुद आई, तशरीफ लाई, बच्चे आए। नाज़रीन, आपको कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।